गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर मेमोरी है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना होता है और इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि फुल फॉर्म को लेके हो गया। इसके जो मेमोरी, इसके दो भाग को बांट के देखोगे, उनमें से एक ही भाग में इतने सारे मेमोरी हैं। जितने भी मेमोरी के प्रकार हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पढ़ाई कर लिया है तो इसको रिवाइज के तौर पे देखिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी ये आपके लिए काम का चीज़ रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, साथ में उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले ही क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आपके पास है, निम्न में से कौन सा मेमोरी पावर बंद होने पर डाटा नष्ट कर देती है। आपके पास ऑप्शन है अस्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी, सहायक मेमोरी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी मेमोरी, जो पावर बंद होने पर डाटा नष्ट कर देती है। इसलिए अस्थायी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जब पावर बंद कर दी जाती है तो इसमें जितने भी स्टोर डाटा होती है वो नष्ट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। मेमोरी पे बात करोगे तो वहाँ पे दो प्रकार की मेमोरी आपके पास सामने आएंगे, एक प्राथमिक मेमोरी होगा और एक सेकेंडरी मेमोरी होगा। तो प्राथमिक मेमोरी का जो प्रकार है, ठीक है ना, वो रैम हो जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे कौन सा होगा, रैम। रोम भी प्राथमिक मेमोरी का प्रकार हो जाएगा, रजिस्टर भी होगा। लेकिन पेन ड्राइव ये द्वितीयक मेमोरी का प्रकार हो जाएगा। जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे ये भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर था, वो था ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक मेमोरी को कहा जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी जो होगा उसको और क्या कहा जाता है, तो याद रखना प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है, और इसके बाद जो द्वितीयक मेमोरी आप देख रहे हो इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। यहीं पे एक बार आप देखने की कोशिश करना मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी मान लो, ठीक है, जिसका उपयोग वो जो है डाटा को स्टोर करने के लिए करेगा। डाटा को हो गया प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, इनको जो है स्थायी रूप में या तो स्टोर करेगा या फिर वो अस्थायी रूप में स्टोर करेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग समझते हुए चलते हैं, एक एक चीज़ को लिखेंगे तो टाइम हो जाएगा। इसको संग्रहण करेगा, इसके संग्रहण में वो इसका उपयोग किया जाता है ताकि वो प्रोसेसिंग के दौरान इसका यूज़ कर सके। इतना ही नहीं, मेमोरी का यूज़ जो है प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, इसको भी स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब हम लोग मेमोरी की बात करें तो मेमोरी अपने पास, ठीक है, दो भागों में मिलता है। एक आप पढ़ते हो प्राथमिक मेमोरी, जिसे आप प्राइमरी मेमोरी कहते हो, और दूसरा इसका जो भाग होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, कौन सा होता है, सेकेंडरी। यही मैं बता देता हूँ, जो प्राथमिक मेमोरी होता है उसकी खुद की अपनी मेमोरी समझो, ठीक है, उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही पावर सप्लाई इसमें बंद होती है, ठीक है, इसमें स्टोर डाटा जो है नष्ट हो जाती है, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, वोलेटाइल भी कहते हैं, इस इंग्लिश में भी ये पूछ के आ सकता है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब अस्थायी होती है। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग, है ना, जब और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उसका। हम लोग वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी को, इसको जो है ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। साथ में इसे नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, ठीक है, स्थायी। अस्थायी नहीं होता, ये स्थायी होता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो आपका रहेगा प्राइमरी मेमोरी का। इसमें अच्छे से देखना, प्राइमरी मेमोरी सबसे पहली बात तो कंप्यूटर में ही जुड़ा होता है, उसकी खुद की मेमोरी होती है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी। तो याद रखना प्राइमरी मेमोरी ये जो है सीपीयू से संपर्क रखता है, कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और वहीं पे द्वितीयक मेमोरी की बात करते हैं तो बाहर से डाल, उसका एग्जांपल हो जाएगा पेन ड्राइव। उसे बाहर से आप डाल रहे हो, प्लग करते हो, उसके बाद प्ले होता है, ठीक है, तो उसका सहायक मेमोरी हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी के जो प्रकार है या फिर उसका जो एग्जांपल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, रैम की बात आप यहाँ पे करते हो, और रोम। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, एक नहीं दो अपवाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक है रोम। रोम अपवाद इसलिए है क्योंकि ये प्राथमिक मेमोरी होते हुए भी एक स्थायी मेमोरी हो जाता है। साधारणतः आप देखोगे तो प्राथमिक मेमोरी जो है, ठीक है, अस्थायी मेमोरी होती है। पावर ऑफ कर दोगे तो यहाँ का डाटा नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्राथमिक मेमोरी में भी एक एग्जांपल इसका ऐसा है, रोम, जो पावर ऑफ होने पर भी यहाँ के डाटा ख़त्म नहीं होते, इसलिए इसे प्राथमिक मेमोरी होते हुए भी स्थायी मेमोरी कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आप रैम देख रहे हो, इसके दो प्रकार पाए जाते हैं। एक है आपके डायनेमिक रैम, यहाँ पे आप, है ना, अच्छे से ध्यान देंगे। एक है आपका डायनेमिक रैम और एक है आपका स्टैटिक। अब स्टैटिक चीज़ तो बदलती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ है कि इसमें जो स्टोर डाटा होती है, पावर अगर ऑफ भी हो जाता है
तो यहाँ का स्टोर डाटा पावर जब अगले बार ऑन होगा तब तक बना रहता है। तो इस प्रकार स्टैटिक रैम हो गया, याद रखना स्टैटिक क्या कहा मैंने, रैम, और हो गया एक रोम। ठीक है, ये दोनों इसके अपवाद हैं, मतलब ये दोनों क्या है, स्थायी मेमोरी होते हैं। प्राथमिक होते हुए भी स्थायी मेमोरी है। जनरली आपको पूछा जाएगा प्राथमिक मेमोरी कैसी होती है, तो अस्थायी होती है। साधारण तौर पे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे तो अस्थायी आपको करना है, लेकिन वहीं पे आपको ठीक है ना ऑप्शन दे के पूछे इनमें से कौन सा ऐसा प्राथमिक मेमोरी है जो एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है, तब आपको टिक करके आना है, या तो रोम वहाँ पे ऑप्शन में होगा या फिर स्टैटिक रैम होगा, तो वो भी सही आंसर आपका हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, या फिर आपको चीज़ें थोड़ी समझने में आसानी हुई होगी। अब यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेमोरी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, अच्छे से देखना। पहला है इसका यूज़ डाटा, प्रोग्राम, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को स्थायी एवं अस्थायी, ठीक है, स्थायी एवं अस्थायी रूप में स्टोर करने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को स्टोर किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, ये सब मुख्य मेमोरी के प्रकार हैं, मतलब प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, ये भी सही है। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, याद रखना, रैम एक परमानेंट प्राथमिक मेमोरी है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट प्राथमिक मेमोरी नहीं है। मैंने अभी अभी कहा है प्राथमिक मेमोरी होते हुए भी जो परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, वो रोम है, लेकिन यहाँ पर रैम को बोल दिया है, तो ये मतलब गलत कथन है और हमें आंसर गलत कथन को ही चूज करना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। मेमोरी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया जो प्राथमिक मेमोरी होता है उसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्राइमरी मेमोरी सामान्यतः अस्थायी होती है, ये भी सही है, सामान्यतः मैंने कहा है। जो आपका रोम है, याद रखना, प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी एक स्थायी मेमोरी है, ये भी बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक टेप एक डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है, ये जो है आपका गलत कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। जब हम लोग द्वितीयक मेमोरी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं होती। उसके भी दो प्रकार होते हैं, जब द्वितीयक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी आपने एग्जाम्पल देखा है रैम के बारे में, रोम के बारे में, आपने रजिस्टर देखा है, कैश मेमोरी देखा है, इस पर आप क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको अच्छे से देखना, रैम का पूर्ण रूप है, ठीक है, पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो याद रखना रोम का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक कहा हमने रैम, जिसका हो जाएगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा मैं, और आपका जो रोम है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे रोम देख रहे हो, इसके आपको अलग अलग रूप देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रोम देखो, ई प्रोम देखने को मिलेगा, ई प्रोम ये देखने को मिलेगा, यूई प्रोम भी है, ठीक है। तो इनके अब आपको पूर्ण रूप पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था, ये जो आपका प्रोम, इसके पहले आपने देखा है, कौन सा देखा है, रोम का पूर्ण रूप, लेकिन वहीं पे इसके जो दूसरे प्रकार है प्रोम, इसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप बी देख पा रहे होंगे, ठीक है। याद रखना प्रोम का पूर्ण रूप होगा प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो ई प्रोम, जैसे ही ई प्रोम आ जाएगा तो सबसे पहले आपको तो पता है जो आपका रोम हो जाएगा इसका पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी होता है, और प्रोग्रामेबल पी का भी आपको पता हो गया है कि वो प्रोग्रामेबल होता है, लेकिन ई का आपको पता हो जाना चाहिए इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको आपको याद रखना है, इसका ए पूर्ण रूप हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको ई प्रोम बोले तो एक और ई का आप इलेक्ट्रिकली कर लेना, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने कब फिर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बाद मैं दो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रख लेना। बिल्ट इन मेमोरी, ठीक है, ये रोम को कहा जाता है, और वहीं पे आपको वर्किंग मेमोरी कहा जाए तो वो रैम होता है। इसके भी कारण है, ठीक है, इसके भी कारण है, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं जा रहा हूँ, बस इतना याद रखना है। वर्किंग मेमोरी डायरेक्ट पूछे तो रैम है, और बिल्ट इन बोले तो रोम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को आपको याद रखना है। कैश मेमोरी पे आ जाना, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है
मेमोरी एवं प्रोसेसर के मध्य स्पीड जो मिसमैच होता है इसको दूर करने के लिए, प्रोसेसर की गति कम करने के लिए, ठीक है, स्थायी भंडारण करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेमोरी एवं प्रोसेसर के मध्य स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति होती है, ठीक है, जैसे आप मेमोरी है आपका, वहाँ से जो डाटा प्राप्त आपको करना है उसकी गति, और साथ में जो आपका सीपीयू है, प्रोसेसर है, इसके डाटा प्रोसेस करने की गति, इनमें काफ़ी अंतर होता है। जो आपके मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति होती है वो सीपीयू के प्रोसेस करने की जो गति है डाटा को, उससे बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी को स्पीड मिसमैच कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए ही कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसको याद रखना, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है। तो कैश मेमोरी जो है, जो आपकी प्राथमिक मेमोरी है एवं सीपीयू के बीच, ठीक है, एक तेज मेमोरी होता है, एक तीव्र गति वाला मेमोरी होता है जो कि सीपीयू से ऐड रहेगा, ठीक है। और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो बार बार यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देख लेना, जो बार बार प्रयोग में आने वाली डाटा है उसको स्टोर किया जा सके। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार कितना होगा, एक क्वेश्चन भी आपको जानना है। जिसका ऑप्शन नंबर पहला आपको याद रख लेना है। तो 256 KB से 4 MB तक इसका आकार होता है, ये आपको याद रखना है। किस मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। एक क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो आपने जितने भी देखा है, रैम, रोम, कैश देखा, रजिस्टर देखा, उनमें से सबसे जो आपके कम एक्सेस टाइम है वो कैश मेमोरी का हो जाएगा। एक्सेस टाइम मतलब आपके जो डाटा है वो प्राप्त करने की गति होती है, ठीक है, जो आपके डाटा है, मेमोरी में जो डाटा है उसको प्राप्त करने की जो स्पीड होती है, ठीक है, उसमें जो कितना समय लग रहा है उसको एक्सेस टाइम कहेंगे। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे तेज बोले तो रजिस्टर आपको याद रख लेना है। जो रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है, ये सबसे तेज मेमोरी होती है। किस डाटा को बनाए रखने हेतु 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा है, रैम के 2 भाग होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम याद रखना, उसमें यदि डाटा को बनाए रखना है तो 1 सेकंड में आपको सैकड़ों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और उसी प्रकार आप स्टैटिक रैम देखोगे, इसमें बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, क्योंकि स्टैटिक रैम में, ठीक है, कंप्यूटर में जब सप्लाई बंद हो जाती है, इसके बाद भी इसमें जो स्टोर्ड डाटा होता है, ठीक है, वो अगली बार कंप्यूटर ऑन करने तक, ठीक है, वो स्टोर रहता है, वो नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे स्टैटिक रैम कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर आपको याद होना चाहिए, डायनेमिक रैम और आपके स्टैटिक रैम, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ से आपके द्वितीयक मेमोरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे विद्युत सप्लाई बंद होती है तो डाटा नष्ट हो जाती है, उसे कहते हैं अस्थायी मेमोरी। लेकिन वहाँ पे जब आपको बोले कि विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता, बना ही रहता है, उसे स्थायी मेमोरी कहते हैं, जो कि द्वितीयक मेमोरी है, जिसे आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हो, ठीक है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी, ठीक है। इसको बार बार याद रख लेना, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो वोलेटाइल बोले, ठीक है, वोलेटाइल बोले मतलब वो अस्थायी हो जाएगा, ठीक, और नॉन वोलेटाइल बोले तो वो स्थायी मेमोरी होती है। तो ये दोनों में आपको, ठीक है, अंतर आपको पता होनी चाहिए। अब द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, एक क्वेश्चन के तौर पे आप जानेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आप जानने की कोशिश करना। द्वितीयक मेमोरी को सहायक स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सहायक स्थायी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया। स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है, इसको भी मैंने बताया था, लेकिन डाटा ट्रांसफ़र करने की जो गति होती है वो धीमी होती है। तो मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, इसके प्रकार होते हैं। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे ऑप्टिकल में आप सीडी की बात करोगे, डीवीडी की बात करोगे, सीडीआर की बात करोगे, सीडीआरडब्ल्यू की बात करोगे, सभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आप एक एक करके बस क्वेश्चन देखते जाइए और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपने द्वितीयक मेमोरी क्या होती है इसके बारे में तो जान लिया है, तो यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करना द्वितीयक मेमोरी के बारे में। इसे सहायक मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलियरी बोल सकता है, और एक है इसे स्थायी बोल सकता है, उसे इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल भी बोला जा सकता है। अब जो द्वितीयक मेमोरी है इसको 2 भाग में आप बांट कर देखते हो, एक है सिक्वेंशियल एक्सेस और एक है डायरेक्ट एक्सेस। एक छोटी छोटी चीज़ों पर क्वेश्चन आता है, ठीक है।
सीक्वेंशियल मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रमानुसार। मतलब जो मैग्नेटिक टेप है इसके डाटा को पढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना होगा, एक क्रम से गुजरना होगा, तब यहाँ के आप डाटा को पढ़ सकते हो। और डायरेक्ट एक्सेस मतलब जो मैग्नेटिक डिस्क है, जो ऑप्टिकल डिस्क देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस देख रहे हो, इसका मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ। जैसे कि मान के चलो इसका है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का पेन ड्राइव है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पेन ड्राइव, इसका एग्जांपल है। ये तो डायरेक्ट एक्सेस है, अब जैसे प्लग करोगे तुरंत प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको उस क्रम से गुजरना नहीं पड़ेगा, इसलिए इससे जो है यहाँ पे जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हो, मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें फ्लॉपी डिस्क आएगा, हार्ड डिस्क आएगा, ऑप्टिकल में आपका BRD आएगा, ब्लू रे डिस्क है, ठीक है, CD-ROM आ जाएगा, CDR है। ये सभी जो है डायरेक्ट एक्सेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होते हैं। तो इसके लिए क्यों ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकता कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस एक डायरेक्ट एक्सेस ऑक्सिलरी या फिर सेकेंडरी, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। तो कुछ भी है, सबसे पहले तो पहला चीज़ आपको याद रख लेना है, ये ऑक्सिलरी है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये स्थायी है, द्वितीयक है। ये दोनों के लिए लागू होता है, जो आपके सीक्वेंशियल रहे चाहे डायरेक्ट एक्सेस रहे। अब इनमें भी वो डिफरेंस करें तो बस एक चीज़ आपको याद रख लेना, मैग्नेटिक टेप बस सीक्वेंशियल है, उसके बाद जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इधर मैंने जो लिखा है, ठीक है, ये सभी डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से है। तो सीक्वेंशियल में आपको एक चीज़ याद रखना है, वो है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और आपको डायरेक्ट एक्सेस में आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे याद रखना है मैग्नेटिक डिस्क रहेगा, इसके प्रकार ऑप्टिकल डिस्क है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब मैग्नेटिक जो डिस्क देख रहे हो, इसका प्रकार हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। मैं जितना भी हो सके इसको जितना संभव हो सके सबको बताऊंगा, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे वहाँ मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगा, ठीक है। अभी आप सेकंड यहाँ पे देख रहे हो ऑप्टिकल डिस्क। अब इसके अंतर्गत आपको याद रख लेना है BRD है, ये सभी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, जो कि ब्लू रे डिस्क होता है। CD-ROM है, जो कि आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। CDR है, जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल हो जाएगा, और वहीं पे CDR-W हो जाएगा। इसी प्रकार आपको DVD भी देखना है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, जो कि डायरेक्ट एक्सेस ही है। इसके अंतर्गत आप पेन ड्राइव को रखते हो, इसके अंतर्गत आप चिप को रखते हो, जो कि आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक। तो ये रहे द्वितीयक मेमोरी के एग्जाम्पल। और अब तक जितने भी एग्जाम देखे हो, इसी पेज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट ही पूछता है। अगर डीप में जाना हो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन के तौर पे जाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीयक मेमोरी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, ये आपने देख लिया है। निम्न में से कौन सा एक सीक्वेंशियल मेमोरी है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल मेमोरी है, लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक नॉन वोलेटाइल सीक्वेंशियल एक्सेस ऑक्सिलरी मेमोरी है। क्लियर है। पहली चीज़ तो नॉन वोलेटाइल, जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया वो सब में लगेगा, वो पेन ड्राइव में भी लगेगा, वो फ्लॉपी में भी लगेगा, ऑक्सिलरी भी सब में लगेगा, क्योंकि सहायक सभी हैं। लेकिन सीक्वेंशियल है, सीक्वेंशियल एक्सेस बोले तो मैग्नेटिक टेप ही होगा, क्योंकि एक ही हमने अब तक देखा है एग्जाम्पल में। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा। आप क्वेश्चन के प्रारूप को पकड़ते जाना कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मैं सभी प्रकार से क्वेश्चन लाने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि आपको ये समझ भी आ रहा होगा और आपके लिए आसान भी हो रहा होगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे आराम से बनने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। अभी मैंने बताया था कि जो है स्थायी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो नॉन वोलेटाइल आपको याद रख लेना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क एक प्रकार है, अभी किसका प्रकार है, ठीक है। आपने वहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में देखा, ऑप्टिकल डिस्क देखा, वहाँ पे सीक्वेंशियल मेमोरी के बारे में देखा है। याद रखना, मैग्नेटिक डिस्क में मैंने कहा था कि इसमें हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आते हैं। ये द्वितीयक मेमोरी के बारे में देखा था। मैं एकदम शॉर्ट में लिखता हूँ, है ना, ताकि आप समझते जाएं। बस हमने यहाँ पे एक सीक्वेंशियल मेमोरी देखा और यहीं पे हमने, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी देखा। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत तीन चीज़ हमने देखा है। एक है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, और एक हमने देखा है क्या, ऑप्टिकल डिस्क, और एक हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो आपका स्टोरेज डिवाइस। ये तीन चीज़ आपने देखा है। स्थायी होता है, अच्छे से देखना, यहाँ पे स्थायी होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें बड़ी मात्रा में आप डाटा स्टोर कर सकते हो। इसमें एक्सेस टाइम भी, जो आप बात करते हो एक्सेस टाइम, ठीक है, ये भी कम होता है। अभी हम लोग सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको अच्छे से देखना है ना। जो कि आपको कौन सा मैग्नेटिक डिस्क है, पहले मैंने आपको बताया है। इसमें अगर आपको डाटा को पढ़ना है तो डिस्क जो है, ठीक है, याद रखना, डिस्क ड्राइव को प्रयोग किया जाता है। अब जो आपको मैग्नेटिक डिस्क है, इसके अंतर्गत आप दो चीज़ देखते हो। एक है आपको फ्लॉपी डिस्क
और एक हमने कहा था हार्ड डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क जो है ये बना होता है प्लास्टिक प्लेट से, लोचदार प्लेट से बना होता है। लोचदार मतलब क्या होता है, उसको आप इंग्लिश में फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्लास्टिक प्लेटर से बना होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। और वहीं पे जो हार्ड डिस्क देखते हो ये धातु का बना होता है, एल्यूमिनियम का। इसमें जो है एल्यूमिनियम का बना एक डिस्क होता है जिसमें याद रखना आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। चूंकि ये धातु से बना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो धातु से बना है, इसलिए इसे हार्ड डिस्क कहते हैं। तो ये तो रहा क्या, मैग्नेटिक डिस्क। CDMBRD उदाहरण है। अब हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया जहाँ पे आपने देखा होगा ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हो जाएंगे CDMBRD। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होगा। एक बार यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करना। इसके एग्जांपल मैंने कहा था BRD है, CD-ROM है, CDR है, CDRW है, DVD है, ठीक है। इसी के बारे में क्वेश्चन है, तो आपको याद रख लेना है, कोई सा भी यहाँ पे उदाहरण ले उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। अब इस क्वेश्चन में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा जो कि आपका क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब आपको समझने में आसानी होगा। जैसे CD है, BRD है, एक किसके उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। उसी प्रकार सभी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जैसे वहाँ पे आपने CD-ROM देखा, ठीक है। तो CD-ROM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखना रीड ओनली मेमोरी। ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, और CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होगा जो कि रहेगा, ठीक है, CD-ROM के बारे में तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसी प्रकार सभी का आपको याद रख लेना है, ठीक है। CDR के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल आपको याद रखना है जो कि ऑप्शन नंबर B है, ठीक है, रिकॉर्डेबल है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CD-ROM है, इसके संबंध में आपको सत्य कथन देखना है। तो CD-ROM होता क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। CD-ROM है, इसमें डाटा को बार बार पढ़ा और लिखा जा सकता है, गलत है। डाटा को बार बार पढ़ा नहीं जा सकता, क्या ये सही आंसर है, नहीं ये भी सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा डाटा को बार बार पढ़ा जा सकता है, नई डाटा स्टोर नहीं कर सकते। CD-ROM में पहले से डाटा स्टोर करके दी जाती है, ठीक है, पहले से डाटा जो है फैक्ट्री कंपनी के द्वारा स्टोर करके आपको दे दी जाती है। मतलब उसमें आप अपनी डाटा नहीं डाल सकते, उसको मिटा नहीं सकते। मतलब क्या है, सिर्फ उसको आप रीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उस डाटा को रीड कर सकते हो, उसमें आप डाटा को राइट नहीं कर सकते। राइट करना मतलब नई डाटा स्टोर करना, राइट नहीं कर सकते, उसे CD-ROM कहा जाता है। डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है या फिर बार बार पढ़ा जा सकता है, नई डाटा स्टोर नहीं कर सकते। वहाँ पे ऑप्शन होता है CD-ROM के बारे में याद रख लेना, ये उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। CD-ROM उदाहरण है, तो CD-ROM किसका उदाहरण है ये आपको देख लेना है। तो CD-ROM जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अभी अभी मैंने आपको एक बार और बताया, CD-ROM होता है, इसको अच्छे से देखना, ROM होता है, इसमें जो निर्माता कंपनी होती है, ठीक है, वो फैक्ट्री में ही आपको डाटा स्टोर करके दे देती है CD-ROM में, ठीक है। मतलब इसको आप सिर्फ बार बार पढ़ सकते हो, मतलब डाटा को आप बदल नहीं सकते क्योंकि निर्माता कंपनी खुद वहाँ पे स्टोर करके आपको दे रही है। वहाँ पे आप अपनी नई डाटा भी नहीं डाल सकते, तो इसे CD-ROM कहा जाता है। उसी प्रकार आपके पास बार बार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पे आप सिर्फ एक बार डाटा डाल सकते हो, दोबारा नहीं डाल सकते, जहाँ पे आप डाटा डाल भी सकते हो और वहाँ पे आप जो है डाटा को पढ़ भी सकते हो। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो उसको ध्यान रखना। CD-ROM के बारे में निर्माता कंपनी पहले से डाल के देती है, इसमें आप सिर्फ बार बार पढ़ सकते हो उस डाटा को, वहाँ पे नई डाटा नहीं डाल सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। स्टोरेज क्षमता याद रख लेना CD-ROM को, मैं यही बता देता हूँ, लगभग 700 MB, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन होगा, यूनिट पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कितने MB बराबर कितने GB होते हैं, कितने GB बराबर कितने TB होता है, EB बात करेंगे, ZB हो जाएगा, ठीक है, PB हो जाएगा, सभी भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो CD-ROM आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। निम्न में से किसे वार्म डिस्क भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको अच्छे से और समझ में आएगा, पिछले आपने क्वेश्चन किया उससे कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक, अच्छे से देखना। निम्न में से वार्म डिस्क किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CDR। अगर आपने अब तक इसको देखेंगे तो CDR। इसे वार्म डिस्क क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, आपके जो CD-ROM है इसकी भी हमने बात करी थी, वहाँ पे डाटा को बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे
याद रखना, बार बार डाटा पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार डाटा को स्टोर भी कर सकते हो। अच्छे से देखना, वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है? वार्म का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, राइट वंस। क्या होता है? आगे मैंने लिखा हुआ है ना, राइट वंस होता है रीड मेनी, मतलब आप एक बार डाटा लिख सकते हो, मतलब वहाँ पे एक बार आप डाटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो स्टोर डाटा है उसको पढ़ आप बार बार सकते हो। फ़र्क भी आपको याद होना चाहिए कि CDR और CD-ROM में क्या अंतर है। ठीक, CDR में फिर कह रहा हूँ, एक बार डाटा आप डाल सकते हो, दोबारा नहीं डाल सकते, लेकिन डाटा को आप बार बार पढ़ सकते हो। और CD-ROM में क्या है, आप डाटा को बार बार पढ़ सकते हो, वहाँ पे एक बार भी आप डाटा नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसलिए इसे वार्म डिस्क भी कहते हैं। किसको? CDR को कहते हैं। वार्म डिस्क क्यों कहते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है राइट वंस होता है रीड मेनी, जिसका मतलब ही होता है कि एक बार आप लिखो, ठीक है, बार बार पढ़ो। ठीक है, इसलिए इसे वार्म डिस्क कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना। हमको फुल फॉर्म पूछे तो मैंने अभी आपको क्या कहा है, वंस है, रीड मेनी है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पेन ड्राइव है एक, आपने जब वहाँ पे 3 प्रकार के देखा है, मैग्नेटिक डिस्क देखा, ऑप्टिकल डिस्क देखा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस देखा, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आपने पेन ड्राइव को देखा था। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे डाटा, मतलब एक ऐसा डाटा है जिसे डिस्क पर निर्माता कंपनी फैक्ट्री में ही डाल देती है, ठीक है, जिसे बाद में आप उसको मिटा नहीं सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो, रीड ओनली, सिर्फ उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीड ओनली। ठीक है, क्योंकि उसको मिटा नहीं सकते तो डालोगे कैसे, क्योंकि जब आप मिटाओगे, जब बदलोगे, तभी वहाँ पे स्टोर करोगे। ठीक है, तो उसमें स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीड ओनली। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने पर उसे पहले उच्च क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है। यह कार्य स्पूलिंग कहलाता है। इसको भी आपको याद रख लेना। अब हम लोग मेमोरी यूनिट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपको पूछा जाता है डायरेक्ट, 1 MB बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर कितना होता है। आपको MB, GB, KB इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ने लगोगे, TB से भी ज़्यादा आगे जाओगे, EB है, ZB है, PB है, ये सब पे बारे में बात करोगे, तो वहाँ फंसने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और कुछ समझाने वाली चीज़ वैसे तो था नहीं, हालांकि मैंने बहुत कुछ लिख के रखा है, क्योंकि मुझे समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ MCQ सेशन है। ठीक है, तो जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को मैं ग्रुप के लिए रखा रहता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप में ज़रूर आपको मिल जाएगी। अब हम लोग मेमोरी यूनिट पे बात करते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सभी चीज़ों को मैं एक बार बता दूंगा। एक पेज मैंने इसके लिए लेके लाया है, जहाँ से आपका सभी काम हो जाएगा। 1 MB बराबर कितना होता है, तो 1024 याद रख लेना। 1024 KB इक्वल टू 1 MB। KB मतलब किलोबाइट होता है, MB आप देखोगे तो मेगाबाइट होता है। उसी प्रकार आप GB देखोगे, इसके आगे आपका जो क्वेश्चन रहेगा 1 GB मतलब गीगाबाइट होता है। तो 1 GB बराबर कितना होता है, आपको पता है 1024 MB होता है। ठीक है, बराबर कितना होता है, 1 गीगाबाइट होता है, 1 GB होता है। लेकिन आपको पूछे 1024 EB बराबर कितना होता है। ठीक, तो 1024 EB बराबर होता है, याद रख लेना, 1 ZB। EB का फुल फॉर्म होता है एक्साबाइट। ठीक, और वहीं पे ZB का बोलोगे तो जेटाबाइट हो जाएगा। ये सभी को मैंने एक पेज में लिख के रखा है। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसका सही आंसर बताएंगे, 1 EB इक्वल टू कितना होता है, ये आपके लिए कमेंट वर्क रहेगा। ये तीनों ऑप्शन में से एक सही है, इसको अभी ही कमेंट करें। जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे कमेंट करें, क्योंकि इसके बाद तो सभी चीज़ को बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो 1 EB इक्वल टू कितना होता है, ये आपके लिए कमेंट वर्क रहेगा। यदि आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। चलो अब इस पेज पे आ जाना, मेमोरी यूनिट के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। याद रख लेना, एक बिट इक्वल टू होता है, बाइनरी अंक होता है 0-1 के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 बिट के बराबर होता है बाइनरी अंक 0-1, क्योंकि कंप्यूटर उसी भाषा को समझती है। लेकिन 4 बिट के बराबर होता है 1 निबल। ठीक है, 4 बिट के बराबर कितना होता है, 1 निबल होता है। 8 बिट, क्या लिखा है मैंने, 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट। अब यहाँ से चीज़ें आपके लिए आसानी होगी, बस यहीं तक कि आपको अच्छे से याद रख लेना है। एक हमने बिट कहा, ठीक है, बराबर हमने बाइनरी अंक की बात की है, जो कि 0-1 के फॉर्म में होता है। और हमने 4 बिट की बात की, जो कि 1 याद रख लेना है निबल होता है। ठीक है, और हमने 8 बिट की बात की।
8 बीट के बराबर 1 बाइट होता है। अब यहाँ से आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपको सिमिलर नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है 2 निबल बराबर, ठीक है, 1 बाइट, जो कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। तो 2 निबल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे नज़र डालना, 2 निबल। जैसे कि आपको 4 बाइट मतलब 1 निबल, तो 8 बाइट मतलब 2 निबल तो होगा, ठीक है। तो 2 निबल बराबर भी बोले तो 1 बाइट होता है, ठीक, और 8 बीट बराबर भी बोले तो 1 बाइट होता है। अब आप जब बीट बाइट के बारे में आपने शुरू में देख लिया है तो आप सिमिलर नंबर वाला देखेंगे, ठीक है। ये शुरू की चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 1024 बाइट मतलब हो जाएगा 1 KB, 1024 KB के बराबर हो जाएगा 1 MB, ठीक है। और 1024 MB मिल के बनाते हैं 1 GB, 1024 GB मिल के बनाएंगे 1 TB। अब यहाँ तक कि आपके लिए आसानी हो सकती है क्योंकि इतने चीज़ सभी कोई सुने रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना 1024 TB बराबर कितना होता है, 1 PB, पेटाबाइट होता है। 1024 PB बराबर अब बनाएंगे उन लोग 1 EB एक्साबाइट। उसी प्रकार 1024 EB मिल के बनाएंगे 1 ZB, ठीक है, जो कि हो जाएगा जेटा बाइट, ठीक है, जेटा बाइट। 1024 जो जेटा बाइट्स हैं ये मिल के बनाएंगे 1 YB मतलब याटो बाइट है, और 1024 YB मिलकर बनाएंगे 1 DB मतलब ब्रोंटो बाइट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 GB आपको और देखने को मिलेगा जो कि 1024 BB इक्वल टू हो जाएगा 1 GB। अब इस बार इस GB का जो फुल फॉर्म हो जाएगा जियो बाइट, ठीक है। लेकिन ये कौन सा वाला हो जाएगा, अगर आपको 1024 BB बोले इक्वल टू बोले तो 1 GB होगा, लेकिन वो जियो बाइट वाला होगा। और 1024 MB बोले तो उसका मतलब भी 1 GB होगा, लेकिन वो गीगा बाइट होगा। इसको आपको याद रखना है। आई होप कि मैंने आपको कुछ % भी समझाया होगा, ठीक। जितने भी एग्ज़ाम होंगे मेमोरी से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इतना तो तय है। लेकिन हमारे इस सेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक क्वेश्चन तो सभी कवर कर लिया, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ सब कुछ कवर कर लिया, और थोड़े हमने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश किया है। तो ये तो वादा है मेरा, जितने भी आगे एग्जाम देखोगे तो वहाँ पे हमारे इस सेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप में जुड़ना ना भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।